नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पंचकुला से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 का उद्घाटन किया। करीब 90 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस नई इमरजेंसी को लॉन्च किया गया। इस इमरजेंसी के तहत पुलिस को कॉल करने पर 15 मिनट के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में और 30 मिनट के अंदर आपातकालीन स्थिति में सुविधा मिलेगी। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 1 में पहले से ही एक आधुनिक भवन का निर्माण किया गया है, जहां पर कंट्रोल रूम होगा। योजना के तहत सभी जिलों को पुलिस वाहन मुहैया करवाए गए हैं। यहां पर हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी और पंजाबी समझने वालों को नौकरी दी जाएगी। ये कर्मचारी प्रदेश भर से आने वाले फोन कॉल्स को सुनकर आगे रिस्पांस टीम को जानकारी देंगे। महिलाओं और छात्राओं को तत्काल मदद इससे मिलेगी। सभी गाड़ियों को जीपीएस से लैस किया गया है। उनकी मूवमेंट पर मुख्यालय खास नजर बनाए रखेगा। की बात है। तो आज हमने अपनी प्रणाली में जो एक सुधार करते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, इस अवसर पर मैं आप सबको, जिन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने में अपना अथक परिश्रम लगाया, 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं। उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। कोई आदमी फुटर हो गया तो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला होता है। लेकिन अगर 15 मिनट में 20 मिनट में हम पुलिस को वहां पहुंचा देते हैं तो जनता को एक बहुत बड़ा विश्वास बहाली उसके अंदर होगी। आज का दिन वास्तव में एक युग के परिवर्तन का दिन है। हरियाणा की जनता को हम लोगों ने 5S इस नाते से एक गारंटी देने की बात कही है, जिनमें हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। अगर ये चीज़ें हम जनता को मुहैया करा सकें, एक विश्वास दिला सकें, तो मैं समझता हूं एक जनता का एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ये सार्थक हो जाएगा। तो इनमें से आज अगर विचार करते हैं तो जो ये प्रणाली हम शुरू कर रहे हैं, आपातकालीन त्वरित एक सुरक्षा प्रणाली, इससे सुरक्षा और स्वाभिमान ये दोनों सुनिश्चित होते हैं। इतना आपको बताता हूं मैं, वास्तव में ये विचार भी जब आया, कुछ अपने प्रदेशों में कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू हुई थी। देश भर में 112 की प्रणाली ये शुरू की जा रही है। ये हमारे MHA ने इसका कार्यक्रम, एक योजना बनाई थी। लेकिन हमें जो इसकी गति देने के लिए जो एक प्रेरणा मिली, मुझे इजराइल जाने का अवसर मिला। इजराइल में गया तो वहां हमने यरूशलेम में देखा कि एक उनकी त्वरित ऐसी योजना, एम्बू बाइक सर्विस। और एम्बू बाइक सर्विस क्या थी कि कोई व्यक्ति मोबाइल पर एक पैनिक बटन, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं गिर गया है, चोट लग गई है, कोई भी बात है, तो पैनिक बटन मोबाइल पर दबाता है। वहां एक शहर के अंदर उन्होंने 5000 लोगों को एम्बू बाइक्स उपलब्ध करा रखी है, वॉलंटियर्स को। कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं करता उसको, वॉलंटियर्स हैं। हर वॉलंटियर के अपने कार्य की जो उसका स्थान है, दुकान है, ऑफिस है, घर है, जहां भी वो रहता है सामान्यतया, उसके पास एम्बू बाइक रखी है। जैसे ही उस पैनिक बटन का कंट्रोल रूम में मैसेज आता है, तो कंट्रोल रूम जीपीएस के माध्यम से उस घटना, उस स्थान के आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, इवन 200-300 मीटर में भी वहां 4-5 एम्बू बाइक्स होती हैं। उन 200-300 मीटर के अंदर उसको मैसेज दे देता है। और कंट्रोल रूम से मैसेज मिलने के बाद वो व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, सब अपना काम छोड़ करके, ग्राहक बैठा तो भी उसको कहता है वेट फॉर 15 मिनट्स, मैं अभी आया। और वो अपनी बाहर खड़ी एम्बू बाइक को उठा लेता है और वो निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। 90 सेकंड की सर्विस है उनकी, ओनली 90 सेकंड्स, 1.5 मिनट। हमारा तो क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, हमने 15 मिनट से 20 मिनट तक रखा है। ये भी बहुत अच्छी सर्विस है, वरना तो वही मामले को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा
कि कभी पानी के नाम पर तो कभी पराली के नाम पर दिल्ली सरकार हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हरियाणा दिल्ली को उसके हक से ज्यादा पानी दे रहा है। इस बार मानसून की देर से आने की वजह से पानी का बड़ा ज़्यादा जल संकट आ गया है। हरियाणा के किसानों की फसल भी ख़राब हो रही है और पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और मैं देख रहा था कि आज जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि हरियाणा हमें उनका हक का पानी नहीं दे रहा। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनका पानी का जो हक है वो 719 क्यूसेक का बनता है। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके लिए 330 क्यूसेक पानी अतिरिक्त देने का फैसला हुआ, जिसका हरियाणा ने सम्मान किया और 1049 क्यूसेक पानी उनको लगातार हम दे रहे हैं। चाहे हमारे हरियाणा के किसानों को पानी मिले या ना मिले, उनका पानी हम नहीं घटने देते। पिछले महीने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि हरियाणा दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रहा। वो सुप्रीम कोर्ट ने यमुना जल बोर्ड के अपर यमुना बोर्ड के अधिकारियों से जांच कराई और उनकी रिपोर्ट को देखते हुए कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उसके बावजूद वो हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बल्कि पंजाब में इलेक्शन है, केजरीवाल साहब ये जाके क्यों नहीं कहते पंजाब को कि हरियाणा का जो एसवाइल का पानी है वो हरियाणा को दे दे। वो हरियाणा को बदनाम करने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसको बंद करे। चाहे वो पानी का मुद्दा हो तो हरियाणा को बदनाम करते हैं, चाहे धुआं आता है दिल्ली में, पॉल्यूशन फैला हुआ है तो हरियाणा के किसानों को पराली जलाने का झूठा आरोप लगाते हैं। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नांगल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली लगातार पानी की मांग बढ़ा रही है। दिल्ली की मांग बढ़ने से दक्षिण हरियाणा में पानी की किल्लत है। विधायक अभय सिंह यादव ने यह भी कहा कि पानी के लिए हरियाणा पर ही दबाव क्यों बनाती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी तो मांग की जा सकती है। गवर्नमेंट को जब भी पानी की कोई बात होती है हमेशा हरियाणा पे टालने की कोशिश करती है और उसका सीधा प्रभाव हमारे दक्षिणी हरियाणा पे पड़ता है। दक्षिणी हरियाणा में पानी की आज ये स्थिति है कि पीने का पानी नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट किसी न किसी बहाने हमेशा हरियाणा सरकार पर प्रेशर बना के रखती है। और दिल्ली सरकार ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर ली। दोनों बार, एक बार अपर यमुना रिवर बोर्ड की वेरिफिकेशन पे, दूसरी बार जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की रिकमेंडेशन पे। दोनों बार ही ये रिट पिटीशन इनकी डिसमिस हुई है, डिसमिस विड्रॉन हुई है और बार बार इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं और कि हरियाणा गवर्नमेंट दबाव में आकर हमें उन्हें पानी दे दे। और ये गलत है सरासर। पंजाब से पानी नहीं मांगते, यूपी से पानी नहीं मांगते, हरियाणा से जितना पानी इनके हिस्से का इससे ज़्यादा देने के बाद भी वो मांग रहे हैं, ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और हम दक्षिणी हरियाणा के लोग इससे सीधे प्रभावित हैं। इसलिए सरकार जो है, ये दिल्ली सरकार है, इस तरह की बातों से परहेज करे, गलत है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर का रुख किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार ये न सोचे कि किसानों का जोश कम हो गया है। बीते 5.5 महीने से बॉर्डर पर कोई काम नहीं होने की वजह से किसानों की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानून रद्द कराने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध है। कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है और सरकार को बातचीत को लेकर लगातार गतिरोध जो है बना हुआ है, उसके बाद जो है एक आवाज़ जरूर उठने लगी है कि किसानों को सरकार में राजनीतिक तौर पे भी अपनी भागीदारी करनी चाहिए ताकि किसानों के मुद्दे को हल किया जा सके। हालांकि ये फैसला जो है पंजाब पर कितना असर करेगा और जत्थेबंदियाँ इसको लेकर क्या फैसला करेंगी, आने वाला समय बताएगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा आज एक्शन मोड में नजर आई। मेयर शक्ति रानी शर्मा गुरु गोविंद सिंह लाइब्रेरी का
निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर उन्होंने लाइब्रेरियन और पढ़ाई करने आए बच्चों से लाइब्रेरी की जरूरतों और कमियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मौके पर ही लाइब्रेरी में सफेदी, पंखे, लाइट, इन्वर्टर्स, माली और अन्य समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि अंबाला में रेलवे रोड पर गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर दशकों पुरानी लाइब्रेरी स्थित है, जो कि ब्रिटिश काल में क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल था। 1949 में संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव ने 1949 में ऐतिहासिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। हाँ, मैंने देखा है और ये फैक्ट भी है और इसका हम समाधान निकलवाएंगे। चाहे प्रॉपर इनके लिए हम एरियाज डेजिग्नेट कराएंगे जहाँ ये कूड़ा फेंका जा सके। जैसे अभी इस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे पूरे में फैला हुआ है कूड़ा, तो इतना फैलाना ज़रूरी नहीं है। इसको कॉन्सेंट्रेट करके 1-2 एरियाज़ बना सकते हैं जहाँ पे डंपिंग एरियाज़ हों और रेगुलर लिफ्टिंग हो। और यहाँ पे मुझे कंप्लेन ये मिली है कि 2-2, 3-3 दिन तक लिफ्टिंग नहीं होती है, तो इसका भी हम समाधान निकालेंगे, प्रायोरिटी पे लेंगे। और इसको अभी मैं बात करके कमिश्नर साहब से इसका कुछ समाधान निकालते हैं। कोरोना के घटते केसेस के साथ ही छूट बढ़ती जा रही है। हरियाणा में 16 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं। पहले चरण में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी, लिहाजा स्कूलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। फरीदाबाद के स्कूलों में कैसी तैयारी है, हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट से समझिए। हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं की क्लास के जो 16 तारीख से स्कूल खुलेंगे, लेकिन इससे पहले स्कूलों में किस तरह की तैयारी है और बच्चों को किस तरह से एंट्री कराई जाएगी, किस तरह से उनकी पढ़ाई होगी, इसको लेकर हम निजी स्कूल में हैं फरीदाबाद के, देख लेते हैं किस तरह से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। शुरुआत गेट से कर रहे हैं, किस तरह से बच्चे जब यहाँ पहुँचेंगे 16 तारीख को, क्या तैयारी की गई है गेट पर? सर, सबसे पहले उनके मास्क देखे जाएंगे। अगर मास्क नहीं है तो गेट पर रखे हुए हैं, यहाँ से हम देंगे। फिर हम टेम्परेचर चेक करेंगे उनके। उसके बाद सैनिटाइज़र गेट पर रखा हुआ है, सैनिटाइज़र करवा के फिर सोशल डिस्टेंस के साथ स्कूल में एंट्री करा दी। बिल्कुल, गेट पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अंदर एंट्री होगी और मास्क बेहद ज़रूरी है बच्चों को पहनना। इसके साथ साथ में सैनिटाइजेशन कराने के बाद अंदर उनको भेजा जाएगा। अंदर क्लास में किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जाएगा, इसको लेकर अंदर क्लास में लेकर चलेंगे आपको। वहाँ बताएंगे कि बच्चों की जो पढ़ाई होगी उसमें कोरोना वायरस से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो स्कूल खोलने को लेकर सिरसा में कैसी तैयारी है, हमारे सहयोगी अमर सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। 16 जुलाई से एक बार फिर स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसमें हम पहुंचे हैं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर में, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ व्यवस्था देखने के लिए तो तमाम तरह की यहाँ सफाई करवा दी गई है। और मेरे साथ टीचर्स मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि जो 16 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं उसमें किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की मैडम आपने तैयारियाँ की हुई है? सर, विभाग के आदेशानुसार 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हैं। सारे स्कूल में सैनिटाइज़र छिड़काव रूम्स में करवा दिया गया है। बच्चों को प्रॉपर डिस्टेंस से हिसाब से, जैसा कि SOP के नियमों में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को बिठाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों के हाथ सैनिटाइज़र करवाने के लिए मशीन्स वगैरह हमने मंगवा रखी हैं पहले ही, क्योंकि पिछली बार भी ये सब था जैसे, तो इस बार भी पूरी कोशिश वही चल रही है कि बच्चों का टेम्परेचर नोट करके हम उसको फिर रूम में बिठाएं। और इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकों की सहमति लेकर हम उनको बिठाएंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं। नूंह के बिसरू रोड ITI में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिशन के इच्छुक छात्र ITI जाकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ITI में एडमिशन से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य राजवीर सिंह ने जानकारी दी। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 31 जुलाई तक आवेदन होंगे। पलवल में मॉनसून से पहले प्रशासन ने कैसी तैयारी ली है, जायजा लिया है इसका हमारे सहयोगी नितिन शर्मा ने। मानसून का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में ही पंचकुला में नगर निगम की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसी बात को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं पंचकुला नगर निगम कमिश्नर धर्मवीर सिंह। आइए जानते हैं कि आखिर पंचकुला में क्या क्या तैयारियां नगर निगम की ओर से की जा रही हैं, कैसे हालात हैं, अगर किसी सेक्टर में पानी भरता है तो कैसे उन हालातों पर काबू किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही है सर कि नगर निगम की ओर से मानसून को देखते हुए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, जो
बरसाती जो ड्रेन्स हैं, हमारे नाले हैं, पहले तो उनको सफाई अच्छी तरह से सफाई करवाई जाती है। हमने अलग से मैन पावर लगा के और मशीनरी लगा के सारे जो नाले हैं, जितनी भी ड्रेन्स हैं, उनको साफ हमने करवाया। और रही बात लो लाइंग एरिया जो है हमारा, जैसे सेक्टर 19 है, वो पानी गुरुग्राम क्राइम यूनिट पालम बिहार ने लिफ्ट देकर सवारियों से लूट की दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं और 2016 से सक्रिय हैं। पुलिस के माने तो ये लुटेरा गैंग दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में दर्जनों वारदातों को अंजाम देकर आतंक का पर्याय बना हुआ था। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस गिरफ्त में आया ये लुटेरा गिरोह अकेले गुरुग्राम में बीते कुछ दिनों में 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये शहर के अति व्यस्त चौक चौराहों पर खड़ी सवारियों को योजनाबद्ध तरीके से गाड़ी में लिफ्ट देते और मौका पाते ही सवारियों की कीमती सामान को लूट उन्हें चलती गाड़ी से फेंक देते थे। फतेहाबाद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी की फाइलें पास करने के लिए नगर परिषद कार्यालय में रिश्वत मांगी जा रही है। नगर परिषद में आज प्रॉपर्टी डीलरों ने जमकर हंगामा किया। प्रॉपर्टी डीलरों का कहना था कि 6 महीने से वो लगातार नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे और उनके मकानों और प्रतिष्ठानों की प्रॉपर्टी आईडी बनाकर नहीं दी जा रही। मामला हाथापाई तक भी पहुंचा और मारपीट भी हुई, जिसके बाद नगर परिषद के कर्मचारी भी लामबंद हुए और सभी ने थाने में शिकायत दी। नगर परिषद के कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मारपीट करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे। वहीं दोनों पक्ष फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती भी हो गए हैं और पुलिस को मामले की शिकायत भी दे दी गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और पुलिस क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि नगर परिषद के प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लगातार लोग परेशान हैं और नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं। उसी का ही यह नतीजा है कि बात अब मारपीट तक जा पहुंची है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। यमुनानगर में बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वालों ने जल्द भुगतान करने की मांग की है। देश में पेपर के लिए मशहूर बलारपुर इंडस्ट्री के गेट पर आज सप्लायरों ने जंग का हंगामा किया। उन्होंने कहा कि वो पिछले 3 वर्षों से फैक्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। उनका 150 करोड़ के करीब रुपया लगा। वो उन्होंने बैंक से लिमिटेड लेकर जीएसटी भी दिया है और बैंक के पैसे का भुगतान भी करे और कंपनी उनको पिछले 3 साल से 1 भी रुपया नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो आर्थिक तंगी से जी रहे हैं और वो जगह जगह जा भी रहे हैं। कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि उनकी जो सुनवाई हो और जो उनके लोन के पैसे, क्योंकि बैंक से ही पैसे लिए गए हैं और वो बैंक को ही वापस करने हैं, वो चाहते हैं कि कंपनी जल्दी से जल्दी भुगतान करे। हालांकि जो बलारपुर इंडस्ट्री NCLT में चली गई है, उनका यही कहना है कि मालिक खुद तो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें पेमेंट दी जा सके ताकि जो बैंक का लोन है उस पर ब्याज लग रहा है उससे बचे, या जो GST की पेमेंट की थी उन्हें वापस मिल सके। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कैथल में दुकान के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। मौजूदा दुकान मालिक का कहना है कि दुकान पर उसका मालिकाना हक है, लेकिन बंदूक का व्यवसाय करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि दुकान उसकी है। ना ये 4-5 आदमी थे जी, जो मुंह सिर लपेट रखे थे उन्होंने। देखो ना तो मैं उनको पहचानता हूँ, यानी कि लाठी डंडे हाथ में थे उनके, मारपीट रोला पड़ रहा था काफ़ी। जब इनकी औरतें आई है ना जी तो बच गई, अगर जो औरतें नहीं आती ना इन्हें काफ़ी चोट लगती थी। मामला ये है जी, वो कह रहा है जी हमारी दुकान है। मगर तारी दुकान है तो कोर्ट कचहरी से अपना मैटर लड़ ले, कोर्ट जो फैसला देगी उसी फैसले पे चलेंगे। दुकान कह रहा है ये है जी, ये इस दुकान को कह रहा है जी मेरी दुकान है। वे जी हमारे बाबे के नाम पे दुकान है जी, ठीक है जी। ये अगर जो इनके मैटर में कुछ होता है कोर्ट से क्यों नहीं लड़ते जी? तो क्या कहता है वो, क्या हरकत करता है? वो हरकत ये करता है जी, यहाँ पे जी धमकियाँ देता है जी मारने की। भाई कल हमारी रेडी लगेगी यहाँ पे, तुम्हारी नहीं लगेगी, वरना मैं बंदे बुला लूंगा। मगर बुला ले, नुका मेरी बंदूका की दुकान है सेक्रेट तक, नुका खाना गोलियाँ गलत छुआ दूंगा। मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।